बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। 2 चरणों में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च कर इसे 5 महीने में पूरा करने का प्लान है। लेकिन इस प्रक्रिया के शुरू होते ही बिहार के अलावा यूपी की राजनीति में भी हलचल पैदा हो गई है। असर नेशनल पॉलिटिक्स पर भी पड़ सकता है, इसे समझेंगे। लेकिन पहले बताते हैं कि बिहार के लिए जातीय जनगणना के क्या मायने हैं। जनगणना की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए हाजिर है आपका बिहारी पत्रकार, नाम है मोहन कुमार। इन्ने उन्ने का नहीं, यहाँ होगा ओनली बिहार। आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आप आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विमर्श वाली खबरें और वीडियो देखना चाहते हैं तो क्विंट का मेंबर बनिए। कैसे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कीजिए। बिहार में जातीय जनगणना की मांग पुरानी है। लालू यादव पहले भी ये मांग उठा चुके हैं। उनके बेटे तेजस्वी भी उनके सुर में सुर मिला चुके हैं। पहले वो विपक्ष में थे, अब सत्ता में हैं और जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी है। साइंटिफिक डाटा क्यों नहीं होना चाहिए किसी के पास? हमारे राज्य के लोगों की क्या स्थिति है, क्या हमें नहीं पता होना चाहिए? कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन से समाज की दयनीय स्थिति है, कौन पिछड़ा है, कौन गरीब है, ये पता नहीं होना चाहिए। जब पता ही नहीं होगा तो आप कौन सी दिशा में काम कीजिएगा? तो डेटा तो हमेशा से फायदा करता है, लाभकारी होता है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार भी कुछ ऐसा ही तर्क दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, जाति आधारित गणना लोगों की तरक्की और उनके आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। जाति आधारित गणना शुरू हो गई है। सभी जाति धर्म के लोगों की स्थिति अच्छी होगी तभी राज्य आगे बढ़ेगा। सभी राज्य विकसित होंगे तभी देश विकसित होगा। इसको लेकर सरकार का अपना तर्क है, लेकिन जानकार इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण वागी कहते हैं कि इसका सामाजिक फायदा कम और राजनीतिक फायदा ज्यादा होगा। जातीय गणना विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल मामला है। वोटों की राजनीति के लिए ये किया जा रहा है। वहीं पटना कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल नवल किशोर चौधरी कहते हैं कि इसके पीछे सरकार का जो हिडन एजेंडा है वो है जातीय ध्रुवीकरण, मंडल पॉलिटिक्स को पुनर्जीवित करना। बिहार के संदर्भ में वे इसको इस तरह से समझाते हैं, लालू यादव के 15 साल के शासन में मंडल पॉलिटिक्स एग्जॉस्ट हो गया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने इसमें गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ऐड किया। अब ये दोनों भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ऐसे में सत्ता में बने रहने के लिए इनके पास जातीय ध्रुवीकरण ही एकमात्र रास्ता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार सरकार ये जनगणना कैसे करवा रही है। बिहार में 2 चरणों में जातीय जनगणना हो रही है। पहले चरण के तहत मकानों की गिनती की जा रही है। 21 जनवरी तक ये काम पूरा किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में जाति और आर्थिक गणना होगी। दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। इसमें लोगों के शिक्षा का स्तर, नौकरी, गाड़ी, मोबाइल, काम में दक्षता, आय के साधन, परिवार में काम करने वाले लोग, एक व्यक्ति पर कितने आश्रित जैसे सवाल पूछे जाएंगे। बिहार में जैसे ही जाति आधारित जनगणना शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में भी इसका असर दिखा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच जातीय जनगणना के मुद्दे पर चर्चा हुई। उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी नीतीश कुमार का समर्थन कर जातीय जनगणना की मांग को और हवा दे दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार जातीय जनगणना करवाने के पक्ष में नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 20 जुलाई 2021 को लोकसभा में कहा था कि फिलहाल केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा किसी और जाति की गिनती का कोई आदेश नहीं दिया है। कोरोना महामारी की वजह से जनगणना का काम भी अभी अटका हुआ है। लेकिन देश में जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, इसका जवाब जानने से पहले आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। साल 1931 तक देश में जातिगत जनगणना होती थी। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित आंकड़ा जरूर जुटाया गया, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से 2011 तक की जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। इससे ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल है। इस बीच साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन बीपी सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग यानी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। इसके तहत ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में सभी स्तर पर 27% आरक्षण दिया गया। इस फैसले के बाद राष्ट्रीय राजनीति में व्यापक बदलाव आया। देश में फिलहाल ओबीसी आबादी कितनी है इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर देश में ओबीसी की 52% आबादी का अनुमान लगाया था।
मौजूदा वक्त में देश में एससी और एसटी वर्ग को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी आरक्षण का कोई मौजूदा आधार नहीं है। अगर जातिगत जनगणना होती है तो इसका एक ठोस आधार होगा। ऐसे में अगर ओबीसी की आबादी बढ़ती है तो आरक्षण की सीमा 50% से टूट सकती है, जिसका फायदा उन्हें मिल सकता है। इस पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में कार्यरत प्रोफेसर राजीव सिंह कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि पहले जातियों की गणना करें और फिर रिजर्वेशन पॉलिसी का पुनः मूल्यांकन हो। पहले कैटेगरी के हिसाब से आरक्षण तो दे दिया गया, लेकिन इसका लाभ उस कैटेगरी में सभी जातियों को नहीं मिला, जिसकी वजह से अब आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात हो रही है। जानकारों का मानना है कि जातिगत जनगणना के अभाव में ये पता लगाना मुश्किल है कि सरकार की नीति और योजनाओं का लाभ सही जाति तक ठीक से पहुंच भी रहा है या नहीं। इसको ध्यान में रखते हुए यूपीए की सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक सर्वे के साथ जातिगत जनगणना करवाई थी। 4000 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए। साल 2016 में एसईसीसी के सभी आंकड़े प्रकाशित हुए, लेकिन जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। इसके बाद कर्नाटक में साल 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला किया। 2017 में कंठराज समिति ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी, लेकिन उसे भी जारी नहीं किया गया। वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर कहते हैं कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये गणना हो तो उसके परिणाम अच्छे बुरे दोनों होते हैं। अगर इसे वैज्ञानिक रूप से करवाया जाए और निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति का आंकड़ा भी सामने आए तो जाहिर है कि उससे योजना बनाने में कुछ लाभ होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिहार में चल रही जातिगत जनगणना की टाइमिंग को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। इस साल देश में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहीं अगले साल लोकसभा का चुनाव होगा। अगर ऐसे में इस मुद्दे को सही से हवा दी जाती है तो यह 2024 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि उत्तर भारत की राजनीति ओबीसी वोटर्स के इर्द गिर्द घूमती है। कई राज्यों के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठ चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों की नज़र ओबीसी वोटर्स पर है। अगर पिछले लोकसभा चुनावों के नतीजों पर नज़र डालें तो बीजेपी की अप्रत्याशित जीत में ओबीसी वोटर्स का भी हाथ रहा है। ऐसे में कोई पार्टी इन्हें छोड़ने की भूल नहीं करना चाहेगी, खास करके क्षेत्रीय पार्टियां। बिहार में काबा कार्यक्रम में इस हफ्ते बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो की जानकारी के लिए तुरंत घंटी बजाइए।